फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, और उसका हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज पार्ट चौथा हमारा होगा और वह अंतिम पार्ट हमारा होगा, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस कक्षा की ओर मुख्य अंशों को लेते हुए चलते हैं। हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को किस तरह से पढ़ाई की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य गलत नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उनका छोटा भाई अव्वल रहे और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दे, पर छोटा भाई खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देता है और उसके बाद भी वह क्लास में फ़र्स्ट आता है। और बड़े भाई साहब जो है वो पढ़ाई लिखाई पर ही पूरी तरह से लगे रहते हैं, रमे रहते हैं। उसके बावजूद में भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। नतीजा ये होता है कि वो उसी कक्षा में नवीं कक्षा में ही रहते हैं और उनके छोटे भाई उनसे के समकक्ष पहुँचते चले जाते हैं। फिर जब वो एक कक्षा पीछे ही मात्र वो रह जाते हैं कि वो 9वीं में थे और छोटे भाई साहब 8वीं में, तब उनके डांटने का सिलसिला थोड़ा कम होता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो वीडियो में पढ़ेंगे वो चौथा और अंतिम पार्ट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया। हम लोगों ने तीसरे वीडियो में देखा था कि एक पतंग की डोर कट गई थी और वो पतंग गिरते जा रहा था, जिसे लेने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जो छोटे भाई साहब हैं वो बेतहाशा दौड़े जा रहे थे और अचानक आकर के उनके बड़े भाई साहब उनको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को, और उग्र भाव से बोले, इन बाज़ारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? कि जो बच्चे खेल रहे हैं मार्केट में, उन लोगों के साथ तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो? वो बार बार उनको एहसास दिलाते रहते हैं कि अब तुम्हारे क्लासेस सीनियर हो रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। वह उसे डांट लगाते हैं कि तुम मेरे से केवल 1 ही क्लास नीचे हो, तुम अब सीनियर क्लास में हो, तो तुम्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि गली मोहल्ले में खेलने की। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनी ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कम पढ़ाई करके भी नौकरी को पाना आसान था उस ज़माने में। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाज़ारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। वो उनकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि तुम 8वीं कक्षा में हो, अब तुम में मैच्योरिटी, परिपक्वता होनी चाहिए अपने काम को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के। तुम्हें अब काम, या तुम्हारे उम्र में या फिर तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पहले नौकरी पा जाते थे। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। जैसा कि लेखक अपने मन में हमेशा ये बात लाते थे कि अब तो मैं उनसे 1 क्लास ही नीचे हूँ, अब मुझे वो डांटेंगे तो मैं उनको उल्टा सुना दूँगा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं होती थी। तो ये बात वो बता रहे हैं कि तुम यही समझते होगे कि मैं तुमसे 1 दर्जा ऊपर हूँ और तुम मुझसे 1 ही दर्जे नीचे हो, तो अब मुझे कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। वो वास्तविकता को स्वीकार करने में भी बड़े भाई साहब हिचकते नहीं हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ामिनरों का अगर यही हाल रहा तो वो तुम्हें अगली कक्षा में मेरे साथ कर देंगे और हो सकता है कि उससे भी अगली साल में तुम आगे की कक्षा में चले जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। कि 5 साल का जो ड्यूरेशन है, डिफरेंसेस है, मैं 5 साल तुमसे बड़ा हूँ, तो उसको तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
चाहे तुम MA, DPhil और DLED की ही क्यों ना हो जाओ, कि तुम पढ़ाई में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तुम्हारे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वह तर्क देते हैं बड़े भाई साहब कि माता पिता हमारे पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से ज्ञान वाले हैं, ज्ञान और हमें समझाने का उन्हें जीवन भर अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा का तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। वह नसीहत देने में बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को पीछे नहीं रहते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 22-23 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA के है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। वह लेखक जो है सो के बड़े भाई साहब जो है वो उनको पूरी तरह से नसीहत दे रहे, बड़े बुजुर्गों का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वो घर और परिवार को चलाते हैं कम खर्चे में, और वो पढ़े लिखे बहुत नहीं रहते हैं, उसके बावजूद तजुर्बा उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर यहाँ पर इसलिए वो कह रहे कि तुम इस गुरूर में मत आओ कि तुम 8वें क्लास में आ गए हो या मेरे क्लास के समकक्ष आ गए हो। मेरे देखते हुए बेराह नहीं चल पाओगे कि मैं तुम्हें कभी गलत राह पे चलने नहीं दूंगा। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर बोलते हैं कि इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। वो 8वीं कक्षा में आने के बावजूद अपने बड़े भाई साहब से मुंह नहीं लगा सके। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। इसलिए वो खुद नहीं उड़ाते हैं। अगर उसको देखे करके लेखक भी उड़ाने की बात करेंगे तो उनको मना कैसे करेंगे, इसलिए वह खुद भी नहीं उड़ाते हैं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इस प्रकार से हमारी ये कहानी यहाँ पर बहुत लंबी कहानी थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। हमारा पार्ट 4 इसका जो था वो भी ख़त्म हो गया है और इसमें हमने देखा कि किस तरह से वह शुरू से लेकर के अंत तक बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को नसीहत देते रहते हैं ताकि वह गलत रास्ते पर ना जाए। तो ये वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।